Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. On this platform, we are learning principles of inheritance and variation. In the principle of inheritance variation, this chapter, we have completed the inheritance कि मेंडल की इनहेरिटेंस कैसे हुई, फिर और भी बहुत सारे फिनोमेनन देखे, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन देखा। फिर इन द प्रीवियस सेशन आई हैव स्टार्टेड अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हमें वी विल गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जैसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं बॉडी में, ऐसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो क्रोमोसोम्स, जीन्स, इनसे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और उसके जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गया, उस म्यूटेशन की वजह से उसके बॉडी में कोई मेटाबॉलिक चेंजेस आ गए, कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए। ठीक है, तो और क्योंकि वो म्यूटेशन जो है वो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र भी होता है। अगर मान लो कोई जीन्स है, कोई क्रोमोसोम है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो वो म्यूटेशन उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र भी होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो म्यूटेशन की वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, दे आर इनहेरिटेबल आल्सो। ठीक है, वो इनहेरिट भी होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम ऐसे नहीं पहचान सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बेबी की बर्थ होती है तो उनके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते, पता नहीं लगता। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था किन्नर का, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, बहुत आप फैमिलियर होंगे ऐसे लोगों से जो मेल और फीमेल दोनों की तरह बिहेवियर उनका रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जब वो उनकी बर्थ होती है ना, तब उनके बारे में नहीं पता होता कि उनके अंदर ऐसी इस टाइप का कोई डिसऑर्डर है। लेकिन जब उनकी ग्रोथ होती है, जब वो और थोड़ा सा एडल्ट होते हैं, तो उनके फीचर देख के, उनके बिहेवियर देख के ये थोड़ा सा आइडिया लगता है कि है तो ये मेल, लेकिन इसका जो अट्रैक्शन है वो फीमेल की तरफ ज़्यादा है, फीमेल के बिहेवियर उसके अंदर ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो कहते हैं कि कोई ना कोई डिसऑर्डर है, बाद में पता लगता है। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो बर्थ के टाइम पे पता नहीं लगते, बाद में पता लगते हैं। और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो बर्थ के टाइम पे ही पता लगने लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। दैट वाज द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, हमें दो कैटेगरी के डिसऑर्डर्स को पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ मेंडेलियन एंड सेकेंड वन इज़ क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या है कि देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि ह्यूमन में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। In the Mendelian disorder, the 46 will remain 46. There will be no aberration in the number of chromosomes. ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनमें डिफेक्ट, ये सब आने लगेंगे। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर बेसिकली म्यूटेशन की वजह से होते हैं। आपको मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस, और म्यूटेशन कई सारे टाइप के होते हैं। म्यूटेशन किसी क्रोमोसोम पे भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट पे हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं। तो म्यूटेशन की वजह से सबसे ज़्यादा कौन सा डिसऑर्डर होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑल्टर नहीं होते, चेंज नहीं होते, मतलब क्रोमोसोमल कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आती, बस केवल म्यूटेशन हो जाता है। समझ में? और जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंजेस आ जाए, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, ये मैं केवल आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस मैंने बता दिया था कि मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, दैट वाज द, देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो या तो सेक्स लिंक्ड होगा, ठीक है, या तो हम उसको सेक्स लिंक्ड बुलाएंगे। सेक्स लिंक का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें पता है हमारे पास दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफ़र हो,
ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक। मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट, जिसकी वजह से सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम उसका फैक्टर होगा तो वो क्या होगा, सेक्स लिंक। ठीक है, जैसे अगर हम हीमोफीलिया का एग्जांपल लें तो हीमोफीलिया जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम पे होता है, एक्स क्रोमोसोम। आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम दो तरह से होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है वो किसी सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम उसको क्या बुलाएंगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मोस्टली किस रिलेटेड होगा, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा। तो पहला डिसऑर्डर ये पढ़ना है आपको, सेक्स लिंक्ड। ठीक है, दूसरा डिसऑर्डर आपको पढ़ना है ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल। अब आपको पता है ऑटोसोमल मतलब क्या होता है, आपको पता है हमारे पास जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या बुलाते हैं हम, ऑटोसोम्स बुलाते हैं। अगर इन ऑटोसोम्स में इन ऑटोसोम्स में से किसी भी ऑटोसोम में अगर कोई डिसऑर्डर है, मतलब कोई भी मतलब एबनॉर्मेलिटी है, कोई म्यूटेशन हो जा रहा है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को क्या बुला सकते हैं हम, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बुला सकते हैं। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और दूसरा क्या था, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद डिसऑर्डर या तो रिसेसिव होंगे, या तो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, और या तो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। जैसे आपने ट्रेट पढ़ रखा है कि या तो ट्रेट रिसेसिव होता है और या तो ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। समझ में आई बात? ऐसे ही कोई भी डिसऑर्डर अगर होगा तो या तो वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, ठीक है, या तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। क्लियर है? सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट मतलब नहीं होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो जो आपको कितने टाइप के डिसऑर्डर पढ़ने हैं, मेनली 2 टाइप के डिसऑर्डर पढ़ने हैं, सेक्स लिंक और ऑटोसोमल। या तो सेक्स लिंक रिसेसिव होगा और या तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। रिसेसिव मतलब कभी कभी हो सकता है कि वो पेरेंट में वो डिसऑर्डर हो लेकिन वो डिसऑर्डर एक्सप्रेस ना हो, क्योंकि वो क्या है, रिसेसिव है। क्लियर है? और जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तब अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये सब लोगों को पता है कि रिसेसिव ट्रेट कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? तो इस तरह से सेक्स लिंक रिसेसिव, सबसे पहले हम लोग सेक्स लिंक रिसेसिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिसऑर्डर मैंने बताया था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये किस क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसीलिए इस डिसऑर्डर के सबसे ज़्यादा चांसेस मेल को होते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी के पास अगर एक पैर हो तो उसको खतरा ज़्यादा होता है ना, अगर 2 पैर हैं या 2 किडनी हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसकी एक किडनी ख़राब हो जाए, एक पैर ख़राब हो जाए तो उसके मतलब वल्नरेबल चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है क्योंकि उसके पास एक ही चीज़ है। सेम एज अगर मेल को देखा जाए तो मेल बेचारे के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर ये भी डिफेक्टेड हो जाएगा तो उसको तो डिसऑर्डर हो ही जाएगा। तो हीमोफीलिया सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, मेल के अंदर देखने को मिलता है। फीमेल के अंदर क्यों देखने को कम मिलता है, क्योंकि फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एक क्रोमोसोम डिफेक्टेड होता है तो दूसरा क्रोमोसोम सेफ होता है, वो उसको बचा लेता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर कोई फीमेल है तो हो सकता है उसके अंदर वो सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो उसको मतलब वो डिसऑर्डर उसको नहीं होगा, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, वो डिसऑर्डर को क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्शन। जब मैरिज होगी उसकी किसी के साथ तो वो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा जब वो ट्रांसफ़र होगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, तब वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस सेशन में बता रखी है आपको कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको रॉयल डिजीज़ क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कई सारी टाइप की जीनोटाइप कंडीशन होती है, जैसे XXH। इसका मतलब क्या हो गया, XXH का मतलब हो गया कि जो फीमेल है वो कैरियर है, मतलब उसको डिसऑर्डर है नहीं लेकिन वो डिज़ीज़ को कैरी कर सकती है। मतलब अगर वो किसी सन को प्रोड्यूस करेगी तो सन के अंदर जब उसका एक्स क्रोमोसोम जाएगा डिफेक्टेड वाला तो वो उसको अफेक्टेड कर देगी
समझ में आया? मतलब खुद वो उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन वो खुद कैरियर है, वो डिजीज़ को कैरी कर सकती है। क्लियर है? तो फीमेल की पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अफेक्टेड। या तो फीमेल कैरियर होगी या तो क्या हो सकती है? अफेक्टेड हो सकती है। अफेक्टेड मतलब वो उसको डिसऑर्डर होगा। अगर दोनों ही क्रोमोसोम तो उसको डिसऑर्डर हो जाएगा। मेल में क्या होता है? मेल में जो है बेचारा या तो नॉर्मल होगा और या तो अफेक्टेड होगा, कैरियर नहीं हो सकता। कभी भी मेल कैरियर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर वो भी डिफेक्टेड हो गया तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। और या तो मेल नॉर्मल होगा या तो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। लेकिन फीमेल नॉर्मल भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है, अफेक्टेड भी हो सकती है। ठीक है। और फीमेल के अंदर ये डिसऑर्डर बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। और मेल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है इस डिसऑर्डर से। क्यों? क्योंकि मेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। तो इस डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस कैसे होती है, इसको भी मैंने बता दिया था कि अगर मान लो जैसे कोई नॉर्मल मेल है। ठीक है। मैंने क्या लिखा कि नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल की मैरिज किससे हो रही है? कैरियर फीमेल से। ठीक है। इन दोनों के बीच में मैरिज हो रही है। अब बताओ नॉर्मल मेल का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? XY। ठीक है। क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम है इसीलिए हम लोग XY लिख रहे हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए क्या लिख रहे हैं? XY लिख रहे हैं। और फीमेल, यहाँ कैरियर फीमेल पे क्या लिखेंगे? एक मिनट, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेल और फीमेल। फीमेल क्या बताया? फीमेल क्या है? कैरियर है। फीमेल अगर कैरियर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर मेल नॉर्मल है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस कंडीशन में मेल क्या है? नॉर्मल है। इस कंडीशन में फीमेल क्या है? कैरियर है। अगर मान लो इन दोनों के बीच में मैरिज होती है, नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल के बीच में मैरिज होती है, तो हम ये देख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग में क्या पॉसिबिलिटी होती है डिसऑर्डर के आने की। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। मतलब क्या पॉसिबिलिटी होगी डिसऑर्डर के शो होने की। ठीक है। तो देखते हैं, इन सबको फर्टिलाइज करा के देख सकते हैं जैसे हम इनहेरिटेंस कराते थे। ठीक है। देखो हमने एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं हम। ठीक है। ये पुनेट स्क्वायर बन गया, याद होगा आपको पुनेट स्क्वायर, ये पुनेट स्क्वायर बन गया। इसमें ऐसे बॉक्सेस बना लिए। मेल क्योंकि 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, एक में X होगा एक में Y होगा। और जो फीमेल होगी वो भी 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, एक में ये डिफेक्टेड वाला क्रोमोसोम जाएगा और एक में नॉर्मल वाला क्रोमोसोम जाएगा। जब ये दोनों गैमीट फर्टिलाइज कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये कैरियर फीमेल हो गई। ये जो फीमेल है वो क्या हो गई? कैरियर हो गई। अब बताओ ये क्या हो गया? ये अफेक्टेड मेल आ गया। मतलब एक सन जो है वो अफेक्टेड आ जाएगा। मेल तो गया, क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए गया। ठीक है। उसके बाद ये बात, दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है? नॉर्मल फीमेल आ सकती है और नॉर्मल सन भी आ सकता है। समझ में आया? तो इसका मतलब देख रहे हो कि नॉर्मल सन भी आ रहा है, अफेक्टेड सन भी आ रहा है, कैरियर फीमेल भी आ रही है और नॉर्मल फीमेल भी आ रही है। और याद रखना, हम कैरियर फीमेल को नॉर्मल भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डिजीज़ नहीं होती, वो केवल डिजीज़ को कैरी कर सकती है। तुम यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे फीमेल क्या थी? कैरियर थी। तो देख सकते हो अगर फीमेल कैरियर है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? सन का है कि डॉटर का है? सन का है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है वो अपने एक्स क्रोमोसोम को किसको ट्रांसफ़र करती है? अपने सन को ट्रांसफ़र करती है। जैसे हमें, अगर मैं मेल हूँ तो मुझे एक्स क्रोमोसोम किससे मिला है? मेरी मदर से मिला है। और वाई क्रोमोसोम किससे मिला है? मेरे फादर से मिला है। तो अगर मदर के अंदर कोई भी डिफेक्ट होगा, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट होगा, तो वो डिफेक्ट किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा? सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो उल्टा होता है, जो मदर होती है वो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करती है अपने सन को, और जो फादर होता है वो अपने एक्स क्रोमोसोम को अपनी डॉटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो इसी को बुलाते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है मदर सन को और फादर डॉटर को। तो उल्टा हो रहा है ना? ठीक है। इसीलिए इसको बुलाते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो इस तरह से आप कई कंडीशन से क्वेश्चंस बना सकते हो। आप ये बना सकते हो कि अगर मेल जो है वो अफेक्टेड है और उसकी मैरिज नॉर्मल फीमेल से होती है तो क्या होगा? ठीक है। अगर फीमेल क्या है? अफेक्टेड है और इसकी मैरिज जो है वो नॉर्मल मेल से हो रही है तो क्या होगा? तब तो सब अफेक्टेड यहाँ क्या आ जाएंगे? कैरियर आएंगे, है ना? ठीक है।
तो इस तरह से आप कई सारी कंडीशन आप क्रिएट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बता दिया, ये क्वेश्चन है आपके लिए सॉल्व करना। ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सर ये पॉसिबिलिटी आई थी, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो नया नहीं पढ़ाया, वो रिवीजन करा दिया आपका प्रीवियस लेसन का, जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हाँ हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्स लिंक डिसऑर्डर में दूसरा डिसऑर्डर है दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस नाम से ही पता लग रहा है, कलर ब्लाइंडनेस, इसका मतलब है ऐसे पेशेंट को कलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जितने लोग वीडियो देख रहे हो ये बताओ सब लोग को ये कौन सा कलर दिख रहा है और ये कौन सा कलर दिख रहा है, ठीक है। अगर ये सही कलर दिख रहा है तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ये मुझे रेड दिख रहा है और ये वाला ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो रेड और ग्रीन अगर दिख रहा है तो जान लो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और अगर रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो कलर, मुझे पता है किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, नहीं तो अब तक पता लग जाता, क्योंकि मैं बहुत सारी स्लाइड्स में कलर भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब तक पता लग जाता कि सर कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो रेड और ग्रीन, अगर किसी को रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएशन ना मतलब वो कर पाए तो ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। इस डिसऑर्डर का नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है। ये होता क्यों है, ये भी देखो एक्स लिंक पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब इसके लिए कौन सा क्रोमोसोम है जो इसको कैरी करता है, एक्स क्रोमोसोम। सेक्स में जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे हीमोफीलिया था, एकदम वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस को कौन कैरी करता है, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। होता क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम में 3 जीन्स लगे होते हैं, एक जीन रेड को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, एक ग्रीन को करता है और एक ब्लू को करता है, ठीक है। तो रेड और ग्रीन वाले में जब म्यूटेशन हो जाता है तो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, और ऐसे डिसऑर्डर को क्या बुलाते हैं हम, कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आ गया। तो ये भी एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक और कौन से लिंक, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न एकदम जैसे हीमोफीलिया की होती थी, एकदम सेम, बस आपको एच की जगह सी लगा देना है, ठीक है। आपको एच की जगह क्या लगा देना है, सी लगा देना है, ठीक है। ये बस, अभी तक हीमोफीलिया में आप एक्स के ऊपर एच लगाते थे, अब क्या लगा दोगे, सी। सी का मतलब हो गया कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो एकदम सेम जैसे फीमेल में बताया था, इसमें इस डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर भी सबसे ज़्यादा मेल को होगा, ठीक है। फीमेल को ये डिसऑर्डर बहुत कम होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ कि ऐसे डिसऑर्डर वाले को किस पर्टिकुलर जॉब, मतलब कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर इस पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर होगा, जिसके पास भी ये डिसऑर्डर होगा, जिसको ये डिसऑर्डर होगा, उसको किस फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। कलर ब्लाइंडनेस को सबसे पहले डाल्टनिज्म ने बताया था, ठीक है। ये एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, फिजिक्स के थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में रिपोर्ट किया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जापान के थे, जिनका नाम था शिबोनु इशिहारा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसको बस अपनी नॉलेज के लिए जानना, बाकी ये बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है। तो इशिहारा टेस्ट में हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। अब तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, अगर किसी को रेड और ग्रीन कलर दिखाएं, अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो वो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो इस तरह से सेक्स लिंक डिसऑर्डर 2 हैं आपके सिलेबस में, एक है हीमोफीलिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। दोनों की इनहेरिटेंस पैटर्न एकदम सेम है, ठीक है। अगर आपको एक सीख गए तो दोनों को ही सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। ये मैंने कुछ जीनोटाइप लगा रखा है कि ये नॉर्मल होगा, ये कैरियर फीमेल होगी, ये अफेक्टेड फीमेल होगी, ये नॉर्मल मेल होगा और ये अफेक्टेड मेल होगा। तो जैसे वहाँ पे बताया था ऐसे एकदम कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये जीनोटाइप पता है तो आप क्रॉस करा सकते हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन देके आप क्रॉस करवा सकते हो। क्लियर है। तो 2 डिसऑर्डर आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, दैट इज़ हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। दोनों ही किस टाइप के डिसऑर्डर हैं, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑटोसोमल। अब हम लोग जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो कैसा डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब है कि वो सेक्स क्रोमोसोम पे उनका डिफेक्ट नहीं होगा, सेक्स क्रोमोसोम विल नॉट कैरी दोज डिसऑर्डर,
उन डिसऑर्डर को सेक्स क्रोमोसोम कैरी नहीं करेंगे। समझ में आई बात। अब जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कैरी करेंगे। तो अगर ऑटोसोम्स लिखेंगे तो कभी XY नहीं लिखेंगे, याद रखना। अभी तक हम लोग जब डिसऑर्डर को क्रॉस कराते थे तो XX XY ये सब लिखते थे। क्यों? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम थे। लेकिन अब जो डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पिक्चर लगाई है। इस पिक्चर में आपको केवल दो चीज़ दिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ूँगा। देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। आपको पता है हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वो बाई कनकेव शेप होता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप है, और यहाँ पे देख रहे हो हीमोग्लोबिन का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और ये डिसऑर्डर है, ठीक है। तो दोनों की कंडीशन आप देख के पता लगा सकते हो। अगर किसी का ब्लड टेस्ट किया जाए तो अगर उसका शेप ये है, अगर उसके ब्लड का शेप ये है तो उसको डिसऑर्डर है, और अगर उसका ब्लड का शेप ये है तो नॉर्मल है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। नाम पे ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो। सिकल, इसका जो शेप है देखो हसिया की तरह हो गया कि नहीं हो गया, सिकल शेप हो गया, ठीक है। सिकल शेप एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड डेफिशिएंसी। अब अगर मान लो जैसे अगर ब्लड कैपिलरी है, जैसे मान लो एक ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो बाई कनकेव शेप आराम से फ्लो हो जा रहा है, कहीं पे लॉजिंग नहीं हो रही है, मतलब कहीं पे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, कहीं ट्रैप नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी का शेप अगर ऐसे हो जाए, ये देखो अगर इसका शेप ऐसे हो जाए, इस तरह से हो जाए, इस तरह से, तो ये ट्रैप हो जाएंगे, कैपिलरी में ट्रैप हो जाएंगे। और बताओ जब ट्रैप हो जाएंगे तो आगे कहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ऐसी कंडीशन में ये इनको कैरी नहीं कर पाएगा और ब्लड की क्या होने लगेगी, डेफिशिएंसी होने लगेगी। और ब्लड की डेफिशिएंसी को क्या बुलाते हैं, एनीमिया। समझ में आया। और किस शेप की वजह से एनीमिया हो गया, सिकल शेप की वजह से। इसीलिए इस डिसऑर्डर को क्या बुलाते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि जो ब्लड का शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एक आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ गई कि सर ने बताया था कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है और ये क्या होता है, सिकल शेप होता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप जो है वो सिकल शेप हो जाता है, और इसीलिए इस डिसऑर्डर को क्या बुलाते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ऐसा क्यों होता है, कि सर ऐसा क्यों हो गया कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन शेप है वो सिकल में क्यों चेंज हो गया। देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। तुम्हें पता है हीमोग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन ही तो होती है। तो प्रोटीन का मतलब पेप्टाइड चेन, उसको जो पेप्टाइड चेन बनाती है उसमें जो अमीनो एसिड्स लगे होते हैं, जब उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आई। फिर से देखो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन क्योंकि एक प्रोटीन है, उसको बनाने के लिए एक पेप्टाइड चेन होती है। पेप्टाइड मतलब कई सारे अमीनो एसिड को मिला के एक प्रोटीन की जो चेन होती है वो हीमोग्लोबिन बनाती है। समझ में आई बात। अगर और उसमें अमीनो एसिड्स लगी होती हैं, अगर उस अमीनो एसिड में कोई चेंज आ जाए तो क्या होगा, उसका शेप भी चेंज हो सकता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर ये देखो मैं जूम कर दे रहा हूँ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो देखो हमारे पास जो जीन्स लगे होते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए वो GAG और CTC, ठीक है, ये हमारे DNA है। ये क्या है, DNA है, ठीक है। इस DNA से क्या बनता है, RNA बनता है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में मॉलिक्यूलर में ये सब पढ़ोगे कि DNA से RNA कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने मॉलिक्यूलर नहीं पढ़ रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जब वो चैप्टर पढ़ लोगे ना तो ये आपको लगेगा कि ये हलवा है, ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो ये DNA होता है और DNA से क्या बनता है, RNA बनता है। ये जीन है, देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में जो सीक्वेंस लगे हैं वो RNA में चेंज हो जाते हैं, और RNA ही प्रोटीन बनाता है। आपको पता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि RNA ही प्रोटीन बनाता है। तो RNA जो है वो क्या बना रहा है, mRNA किस में चेंज हो रहा है, प्रोटीन में। अब आप देख रहे हो कि जो GAG है वो कौन सी अमीनो एसिड बना रही है, ग्लू, GLU। ग्लू का फुल फॉर्म होता है ग्लूटामिन। ग्लू का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिन, वो वाला ग्लू नहीं है, ठीक है। तो अब देख सकते हो किस पोजीशन पे ग्लूटामिन लगी है, 6 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे ग्लूटामिन बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है, GAG की वजह से बन रहा है। समझ में आया। तो अगर ये कंडीशन है, यही कंडीशन हमारे बॉडी में है, हमारे बॉडी में ये जीन्स लगे हैं,
ये mRNA बन रहा है, ये mRNA प्रेजेंट अगर बन रहा है तो ग्लूटामिन बन रहा है, अगर ग्लूटामिन बन रहा है तो हीमोग्लोबिन का शेप क्या है, नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। समझ में आ गया। अब जरा थोड़ा इधर निगाहें डालिए अपनी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, GAG की जगह क्या हो गया, GTG हो गया। सोचो, एक सीक्वेंस चेंज हो गया। आपको मैंने बताया था ना पॉइंट म्यूटेशन, अगर केवल एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए, एडेनिन से क्या पे चेंज हो गया, थाइमिन चेंज हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे G और यहाँ पे क्या हो गया, GTG हो गया, एक सीक्वेंस केवल चेंज हो गया बस, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इस डिजीज़ को क्या बुलाते हैं हम, पॉइंट म्यूटेशन। इसका मेन काज क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। तो GAG की जगह GTG हो जाता है। जब GTG हो गया तो देखो mRNA भी चेंज हो गया, GUG। और जब mRNA चेंज हो गया तो 6 पोजीशन पे देखो ग्लूटामिन, यहाँ पे ग्लूटामिन लगी थी नॉर्मल पे, और यहाँ पे देखो क्या लग गई, वैलीन। तो वैलीन ने ग्लूटामिन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और जैसे ही रिप्लेस किया, हीमोग्लोबिन का शेप कैसा होने लगा, सिकल शेप होने लगा। समझ में आ गया, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए नॉर्मल जो पेप्टाइड होती है, नॉर्मल जो जीन होते हैं वो ये होते हैं। जब ये अमीनो एसिड बनाती है तो कौन सी अमीनो एसिड होती है, ग्लूटामिन होती है। किस पोजीशन पे लगी होती है, 6 पोजीशन पे लगी होती है। जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट मतलब केवल एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, GAG की जगह GTG हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में mRNA भी चेंज हो गया। जब mRNA चेंज हो गया तो जो अमीनो एसिड बन रही है वो भी चेंज हो गई। कौन सी अमीनो एसिड बनने लगी, वैलीन। वैलीन ने ग्लूटामिन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस किया, ऐसे ही हीमोग्लोबिन का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। जब हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो गया तो वो कैपिलरी में ईजिली फ्लो कर सकती है, नहीं, ठीक है। और इसीलिए वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है, फंस जाती है, स्ट्रैंडेड हो जाती है। और इसी डिजीज़ को हम इसीलिए क्या बुलाते हैं, एनीमिया, सिकल शेप एनीमिया। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल, ये सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, देयर विल बी नो पार्टिसिपेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इसमें सेक्स क्रोमोसोम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल है या मेल है वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ठीक है। इसमें दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे अभी हमने जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर पढ़े हैं उसमें X क्रोमोसोम वाला था, तो हम कह सकते हैं उसमें फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, फीमेल के पास केवल 1 X क्रोमोसोम होता है। तो वहाँ पे बड़ा मतलब ये सब था कि मेल फीमेल ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा, दोनों में इक्वल चांसेस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑटोसोम तो दोनों के पास होते हैं ना, ठीक है। ऑटोसोम में कोई डिफरेंस तो होता नहीं, दोनों के पास 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। तो इसीलिए ये डिसऑर्डर इक्वली मेल के अंदर भी देखा जा सकता है और फीमेल के अंदर भी इक्वली अमाउंट में देखा जा सकता है, ठीक है, इक्वल रेशियो में। अब देखो सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, वैसे तो समझ में आ गया होगा लेकिन पढ़ लो। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ ब्लड डिजीज वेयर द रेड ब्लड सेल्स बिकम सिकल शेप एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन, ठीक है। द सिकल सेल्स आर रिजिड एंड एग्जिबिट अ हायर विस्कोसिटी। हायर विस्कोसिटी मतलब सही से फ्लो नहीं करते, टू फ्लो कॉजिंग देम टू लॉज। लॉज मतलब इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ पे, कैपिलरीज में। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज़ आर एनीमिया, और ऐसी कंडीशन में एनीमिया होने लगता है, ब्लड की कमी होने लगती है। एंड अ टेंडेंसी ऑफ RBC टू चेंज इट्स शेप। अगर उसका शेप चेंज हो गया तो आपको पता है RBC क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी सही से नहीं कैरी कर पाएगा। बीइंग इनसॉल्युबल इन डीऑक्सीजनेटेड स्टेट, सिकल सेल हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट्स इन द RBC, और RBC में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड गिविंग देयर कैरेक्टरिस्टिक बिजारे शेप, और उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया क्लियर हो गया। इसकी जो इनहेरिटेंस होती है वो देखो कैसे होती है। अगर मान लो 2 मतलब कपल हैं, ठीक है, मेल है, ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। अब अगर ये दोनों कंडीशन HbA, अगर कहीं पे भी HbA लिखा है तो इसका मतलब है नॉर्मल, ठीक है, और अगर HbS लिखा है तो इसका मतलब है सिकल शेप, ठीक है। तो तुम्हें पता है ऑर्गेनिज्म डायप्लॉइड होता है तो उसके पास 2 जीन्स होंगे, मतलब 2 होंगे, तो HbA HbS, ठीक है। फीमेल भी क्या है, HbA HbS,
बताओ दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है कि होमोजाइगस कंडीशन में है? दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। HbA HbS HbA HbS। क्लियर है? मेल और फीमेल दोनों ही किस कंडीशन में है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अब देखते हैं जब इनकी मैरिज होगी तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी डिसऑर्डर की। ठीक है, चलो अब देख दो, अपोनेट स्क्वायर बना लो जल्दी से। यहाँ पे लिखा आपने HbA और यहाँ पे लिखा आपने HbS और यहाँ पे भी लिखा है HbA और HbS। ठीक है, अब देखो नॉर्मल मैं जो है येलो से दिखा दे रहा हूँ। HbA थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए कंसीडर कर लेना। जब ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट से फर्टिलाइज करेगा तो नॉर्मल, मतलब एक ऑफस्प्रिंग नॉर्मल, फिर HbA HbS ये भी नॉर्मल ही होगी, ये भी ऑफस्प्रिंग नॉर्मल होगी क्योंकि ये रिसेसिव है। याद रखना, रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है? जब होमोजाइगस कंडीशन होती है। ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये जो रिसेसिव ट्रेट है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगी ये कैरियर तो होगी, ठीक है, लेकिन ये इसको अफेक्टेड, मतलब ये अफेक्टेड नहीं होगी। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी वही होगा HbA और HbS, तो ये भी कैरियर है लेकिन अफेक्टेड नहीं है। लेकिन ये वाली देखो, वाली जो चाइल्ड आई HbS HbS, अब बताओ ये क्या हो गई? अफेक्टेड हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब है कि अगर मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, HbA HbS HbA HbS, तो ऐसी कंडीशन में उनकी एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, 3 ऑफस्प्रिंग नॉर्मल आएंगी लेकिन उसमें से 2 कैरियर होंगे। ठीक है, होंगी तो तीनों नॉर्मल, अगर आप फिनोटाइपिकली देखोगे, ठीक है, तो तीनों नॉर्मल होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जीनोटाइपिकली देखोगे तो 2 कैरियर होंगी, एक पूरी प्योर नॉर्मल होगी और एक क्या होगी? अफेक्टेड होगी। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे X और Y क्रोमोसोम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है और यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये मेल होगा कि फीमेल नहीं। ठीक है, कोई भी मेल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है और फीमेल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम से हट के उनका पैटर्न अलग होता है, इनहेरिटेंस उनकी सेक्स क्रोमोसोम से डिफरेंट होती है। क्लियर है? तो इस तरह से एक डिसऑर्डर आपने और पढ़ लिया, दैट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो पहला डिसऑर्डर आपने पढ़ा दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक रिवाइज भी करा दिया और ये एक नया डिसऑर्डर भी आपको पढ़ा दिया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि येस सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कम्प्लीटली। एंड इफ़ यू डू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, आई एम हेयर। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो इस तरह से मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ और स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।